हेलो बच्चों आज हम हेलो बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्वेश्चन हर कोई न कोई परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो पाचन तंत्र प्रारंभ करते हैं। पाचन तंत्र के अंदर आहार नाल, पाचक ग्रंथि और पाचक अंगों से मिलकर बना होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर देखिए तालु, मुख, मुख गुहिका, गर्सनी, गर्शिका, यकृत, पित्ताशय, ग्रहणी, वर्धांतर, अवरोही भाग, वर्धांतर, अनुप्रस्थ भाग, वर्धांतर का अवरोही भाग, क्षुद्रांतर, मलाशय व गुद्दा। इसके अलावा जो अंधनाल है या शिक्कम, उसके अंदर सहज जीवी पाए जाते हैं जो एक वर्मी रूप अपेंडिक्स है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। पेराटिड जो कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, कर्णपुरो ग्रंथि, सब मैक्सिलरी ग्रंथि, मुख्य लार ग्रंथि है, सब लिंगुअल ग्रंथि जो सब लिंगुअल अधोजीवा और सब मैक्सिलरी को अधोजंब ग्रंथि कहते हैं। मनुष्य का पाचन तंत्र का चित्र आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। मनुष्य का दंत सूत्र, मनुष्य के अंदर विषम दंती मतलब 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इंसिजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर और मोलर। इंसिजर का कार्य है काटना, कैनाइन का कार्य है चबाना, प्रीमोलर और मोलर का कार्य है तोड़ना। डेंटल फॉर्मूला, तो 3 प्रकार के दंत सूत्र हो गए। एक तो वेशक दंत सूत्र, बचपन का दंत सूत्र और 17 वर्ष का दंत सूत्र। तो डेंटल फॉर्मूला जो वेशक का होगा 21/23/21, बचपन के अंदर 2102/2102, 17 वर्ष के अंदर 21/2122। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको जो जितने दांत होंगे उतने मिल जाएंगे। अब आपसे पूछ लिया जाए बचपन के अंदर कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं, तो प्रीमोलर अनुपस्थित। 17 वर्ष की अवस्था में मोलर दांतों की संख्या कम होती है। मिल्क टीथ जो दूध के दांत है उसके बाद में स्थायी दांत निकलते हैं। तो मनुष्य कैसा है, द्विबारदंती। मानव के दांत की संरचना देखें तो मूल रंध्र नीचे की तरफ, जहां से तंत्रिका कोशिकाएं और रुधिर वाहिनियां दांत के अंदर प्रवेश करती हैं। उसके बाद में गिरुआ, क्राउन जो शिखर, दांत का सबसे बाहर इनेमल पाया जाता है। इनेमल का स्त्राव डेंटिन के द्वारा किया जाता है। इनेमल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है और डेंटिन का उद्भव मेजोड्रम से होता है। डेंटिन की नीचे पाई जाती है पल्प केविटी। पल्प केविटी डेंटिन का स्त्राव करती है। पल्प केविटी में ओडेंटोब्लास्ट जो सेल्स होती है वो डेंटिन का स्त्रावित करती है और डेंटिन इनेमल का स्त्रावित करती है। उसके बाद में मसूड़ा, मसूड़ा के नीचे अस्थि और अस्थि के नीचे सीमेंट के समान जो पदार्थ होता है दांत को अपनी जगह स्थिर बनाए रखता है। फ्लोराइड प्रदूषण दांत को प्रभावित करता है, ये याद रखना। गर्सनी, गर्सनी संवसना पाचन का सम्मिलित भाग है। गर्सनी के अंदर ऐच्छिक पेशियां पाई जाती हैं। गर्सनी में यूस्टेकी नलिका छिद्र पश्च भाग में गिलुएट तथा ग्लोटिस निगल द्वार होता है। इसोफेगस जो गर्शिका है इसके अंदर 4 स्तर होते हैं, सिरोसा, बाह्य पेशी स्तर, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। इसका प्रारंभिक भाग रेखित पेशियों से गर्शिका का, और गर्शिका जब क्रमाकुंचन गति करती है तो भोजन आमाशय के अंदर पहुंचता है। एपिग्लोटिस जो कंठ के अंदर पाया जाता है भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। स्टोमच, स्टोमच डायफ्राम के नीचे की ओर स्थित होता है। आमाशय के 3 भाग हैं, कार्डिक भाग, फंडिक भाग, पाइलेरिक भाग। फंडिक पार्ट है जो 80% बनाता है आमाशय का। जहां से गर्शिका आमाशय में प्रवेश करती है वहां कार्डियक स्पिनेटर पाया जाता है और जहां से आमाशय और ग्रहणी के बीच में पाइलेरिक स्पिनेटर पाया जाता है। आमाशय के अंदर 4 स्तर होते हैं। श्लेष्मा का वलित मोटा स्तंभाकार श्लेष्मा स्त्रावित। आमाशय में जो आमाशय का जो श्लेष्मा होता है वो अक्षीयल से आमाशय को स्वपाचन से बचाता है। आमाशय के अंदर 2 प्रकार की मुख्य कोशिकाएं पाई जाती हैं, ऑक्सेंटिक एपेराइटल कोशिकाएं, ऑक्सेंटिक एपेराइटल सेल्स जो कि अक्षीयल का स्त्रावित करती है, चीफ सेल और जाइमोजन सेल जो कि पेप्सिनोजन का स्त्राव करती है। आमाशय की आंतरिक भित्ति में वलन पाए जाते हैं, पेशीय वलन होते हैं, रज कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन ये 3 मीटर लंबी जीवित अवस्था में, इसके 3 पार्ट हो गए, ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडिनम जो ग्रहणी है वहाँ पित्ताशय और अग्नाशय दोनों की मूल पित्त वाहिनी, अग्नाशय
पित्त वाहिनी आकर खुलती है तो ग्रहणी केंद्र खुलती है, और जहाँ पर ग्रहणी में अग्नाशय पित्त वाहिनी खुलती है वहाँ पर स्पिनेटर ऑफ ओडाई होता है, जेजुनम और इलियम। आहार नाल की संरचना देखें, मतलब क्षुद्रांतर की संरचना है। तो क्षुद्रांतर की संरचना में आपको याद क्या क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले इसके तीन स्तर, सम्यूकोसा, म्यूकोसा और माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई क्या होती है, ब्रुश, ये ब्रुश के समान संरचना होती है। ये क्या करती है, स्थायी क्षेत्रफल बढ़ा देती है, जिससे भोजन का अवशोषण अधिक सुगमता से हो जाता है। इन माइक्रोविलाई के अंदर लैक्टियल वेसल्स पाई जाती है, जो कि ग्लिसरॉल वश या मल प्राप्त करती हैं, और इनके अंदर रक्त केशिका चिकनी पेशियां भी पाई जाती हैं। पेयर के समय क्षुद्रांतर का जो म्यूकोसा स्तर है में एक कलिया समूह में लसिका ग्रंथिकाएं पाई जाती है, जिन्हें पेयर के समूह कहते हैं। लिबर कोन ग्रंथिकाएं आंत्र में पाई जाती है, एक आंतरीय रस स्रावित करती है, जिसे शककस एंट्रिकस कहते हैं। आंत्र के अंदर 3 प्रकार की मुख्य सेल्स पाई जाती हैं। गोबलेट सेल्स, जो कि श्लेष्मा स्रावित करती है। आंतरीय सेल, जो जल अपघट्यों का स्राव या पाचक एंजाइम। पेनेत सेल, जो लाइसोजाइम या जीवाणु को मारते हैं। ग्रहणी, ग्रहणी के अंदर ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लंबी होती है। शिकम इसका अवशेष अंग है, जिसमें सहजीवी पाई जाती हैं। और वर्धांतर व इलियम के मध्य इलियोसिकल वाल्व होता है, मतलब वर्धांतर और क्षुद्रांतर के बीच में इलियोसिकल वाल्व होता है, जो भोजन को वापस जाने से रोकता है। बड़ी आंत में रसांकुरों का अभाव होता है तथा इसमें पाचक एंजाइम भी नहीं पाए जाते। मलाशय व गुद्दा, तो इसका आंतरिक जो मलाशय गुद्दा होता है उसमें 2 प्रकार की पेशियां पाई जाती है, ऐच्छिक और अनैच्छिक, चिकनी व रेखित। वर्धांतर के अनुदैर्ध्य पेशी परत के 3 पट्टिकाएं टिन्नी कुलाई में व्यवस्थित, इनके बीच में हिस्टोरिया सूचकांक। तो आपको इतना ही याद रखना है कि इसके अंदर सूचकांक पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं, वर्धांतर में पाए जाते हैं। वर्धांतर में सहजीवी रहते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, अंधनाल या शिकम। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, लार ग्रंथि 3 जोड़ी होती है, सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल, पैराटिड। मुख्य गुहा में जो पाचक एंजाइम है, टाइलिन, अल्फा एमिलेज और लाइसोजाइम, 3 ही महत्वपूर्ण है। अल्फा एमिलेज, टाइलिन, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जीवाणु को नष्ट करती है, और ये लाइसोजाइम हमारी आंख के आंसू में भी पाया जाता है। लीवर, लीवर सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। इसका उद्भव एंडोड्रम से होता है। इसका भार 1.2 से 1.5 किलोग्राम तक। लीवर के अंदर 2 पालियां, दाईं पाली बड़ी, बाईं पाली छोटी, जिन्हें दोनों पालियों को क्वाड्रेट तथा कोडेट कहते हैं। लीवर के अंदर जो पित्त रस बनता है उसको संग्रहण करने के लिए पित्ताशय पाया जाता है। पित्ताशय पीले हरे रंग का होता है, जिसके अंदर बाइल पिगमेंट्स पाए जाते हैं, पित्त वर्णक, बाइल साल्ट और क्षारीय पदार्थ। बाइल साल्ट्स के अंदर प्राकृतिक अपमार्जक कहलाते हैं, ये स्टेरॉइड होते हैं। बाइल साल्ट के अंदर लेसोथिन भी पाई जाती है। दोनों यकृत पिंड से यकृत वाहिनी मिलकर, यकृत वाहिनी मतलब यकृत से यकृत वाहिनी आएगी, पित्ताशय से पित्ताशय वाहिनी आएगी। दोनों मिलकर कॉमन बाइल डक्ट का निर्माण करती है, डक्टस कोलोडक्टस। पित्ताशय का संकुचन कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन द्वारा उत्तेजित होता है। जैसे कोलिसिस्टोकार्मिन हार्मोन स्रावित होता है तो पित्ताशय संकुचित होता है और पित्त रस आहार नाल की ग्रहणी में आ जाता है। और जहाँ से कॉमन बाइल डक्ट ग्रहणी में खुलती है वहाँ स्पिनेटर ऑफ ओडाई पाया जाता है। यकृत पालियाँ यकृत की क्रियात्मक इकाई है। यकृत पालियाँ हेपेटोसाइट से बनती है। कोपर सेल्स, महाभक्षाणु जीवाणु जो आरबीसी को नष्ट करती है। मनुष्य के अंदर यकृत निवाहिका तंत्र पाया जाता है। यकृत के प्रमुख कार्य, ये पित्त रस, ये सबसे महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पित्त रस क्षारीय तरल, जो पित्ताशय यकृत होगा पित्त रस स्रावित करेगा, ये भोजन को क्षारीय बनाएगा, क्योंकि अमाशय में भोजन अम्लीय हो जाता है। उस अम्लीयता को समाप्त करने के लिए क्षारीय पदार्थ स्रावित करेगा। इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होते, ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। पित्त रस के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट
ग्लाइकोलेट, टोरोकोलेट। इसके अंदर पित्त वर्णक बिलुरुबिन, बिलुवर्डिन, हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनते हैं। वसा के पाचन व पायशीकरण में ये पित्त रसी सहायता करती हैं। भोजन को सड़ने से रोकना, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना, भोजन में क्षारीय ताकि अग्नाशय एंजाइम क्रिया कर सके। पित्त रस में एंजाइम नहीं होते। ग्लाइकोजिनेसिस, ये भी इस पित्त रस का कार्य है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर मांसपेशियों और लीवर में इसका संग्रह करना। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है? हमारे शरीर में जो संचित ग्लाइकोजन है, आवश्यकता पड़ने पर वापस ग्लूकोज में परिवर्तित करना। ग्लूकोनियोजिनेसिस होता है, लीवर सेल क्या होती है? वसीय अम्ल या एमिनो अम्ल से ग्लूकोज का संश्लेषण करती है। लीवर विटामिन ए का संश्लेषण, विटामिन ई, डी, B12 व ए का संचय करता है। यूरिया संश्लेषण आर्निथिन चक्र के द्वारा। हिपेरिन नामक पदार्थ जो रक्त थक्का जमने से रोकता है। प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजेंस प्रोटीन संश्लेषण, थक्का निर्माण में सहायक। भ्रूण अवस्था में रुधिरोत्पादक। वेशक यकृत की कुफर सेल मृत आरबीसी को नष्ट करती है। कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण, यकृत आर्निथिन चक्र द्वारा यूरिया का निर्माण करता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो आपको सबसे पहले वो किडनी का ऑप्शन देता है, लेकिन याद रखना यूरिया का निर्माण लीवर में होता है। मल का पीला रंग पित्त वर्णक के कारण होता है। एंजियोटेंसिन प्रोटीन भी स्राव ये पित्त कार्य करता है। अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि से मिश्रित ग्रंथि, ये बहिस्रावी अंतःस्रावी दोनों प्रकार की होती है। अग्नाशय का उद्भव भी एंडोड्रम से होता है। इसके अंदर दो प्रकार की सेल्स पाई जाती है, एसिनाई, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। एसिनाई जो बहिस्रावी होती है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं वो अंतःस्रावी होती है। एसिनाई के मध्य छितराई हुई पाई जाती है। तो इसके अंदर एल्फा, बीटा और गामा। एल्फा कोशिकाएं ग्लूकेगोन्स, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन और गामा कोशिकाएं सोमेटोस्टेटिन, गैस्ट्रिन, सीरोटोनिन हार्मोन स्रावित करती हैं। मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव ऑफ ह्यूमन। मनुष्य अंतर्ग्रहण, हम मनुष्य मुख में भोजन ग्रहण करने के बाद हम उसे भोजन को चबाते हैं, तो अब वो चबाया हुआ भोजन का निवाला बोलस कहलाता है। मुख गुहा में पाचन होगा। तो मुख गुहा में जो हम भोजन लेते हैं, अगर उसके अंदर स्टार्च है तो स्टार्च पर अल्फा एमिलेज क्रिया करेगा और वो माल्टोज, डेक्स्ट्रिन, अल्फा और डाइसैकेराइड में परिवर्तित कर देगा। मुख का पीएच 6 से 7 के मध्य होता है। इसके अलावा टाइलिन और माल्टेज एंजाइम भी पाए जाते हैं। डाइजेशन इन स्टोमच। तो अमाशय के अंदर पाचन 3 से 4 घंटे तक रहता है। अमाशय का पीएच 1 से 2 के मध्य होता है। वहाँ प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है। अमाशय के अंदर पेप्सिनोजन जो अमाशय की भित्तियों से स्रावित होता है, उस पर अचल कार्य करता है, सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। पेप्सिन प्रोटीन पर क्रिया करेगा और प्रोटियोज, पेप्टोन्स तथा पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देगा। मानव में दूध को स्कंदित करने वाला एंजाइम रेनिन अनुपस्थित होता है और रेनिन ये बच्चों में पाया जाता है। केसीन को कैल्शियम पैराकसिनेट में बदलता है। केसीन जो कि दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है, उसको कैल्शियम पैराकसिनेट में बदल देता है। लाइपेज क्या करता है? वसा को वश्य अम्ल व ग्लिसरॉल में बदलता है, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है अमाशय में। ट्राइब्यूटारिन जो मक्खन के अंदर जो वसा होती है उसका नाम है। पाचन के बाद भोजन पतली लेई के समान होता है, जिसे हम काइम कहते हैं। तो अमाशय में भोजन पचने के बाद पतली लेई के समान होता है, इसे हम काइम कहते हैं। इंटेस्टाइनल ऑफ डाइजेशन। ब्रूनर ग्रंथियां, जैसे भोजन अमाशय से ग्रहणी में प्रवेश करता है, वहाँ ग्रहणी में एंजाइम रहित क्षारीय तरल व श्लेष्माश्रित होते हैं। इस एंजाइम रहित और क्षारीय तरल ये पित्ताशय से स्रावित होता है। आंतर ग्रंथियों में एंटेरोसाइट सेल पाई जाती है। आंतर में भोजन 4 से 5 घंटे रहता है। अग्नाशय रस।
अग्नाशय रस में प्रोटीक पाचक एंजाइम ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्सिडेज, इलेस्टेज। तो हम सर्वप्रथम बात करते हैं ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन निष्क्रियक एंजाइम है। ये सर्वप्रथम क्या करता है, एंटेरोकाइनेज एंजाइम आंत के अंदर से स्रावित होता है। उस एंटेरोकाइनेज एंजाइम से ये ट्रिप्सिनोजन सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलता है। आप याद रखिए कि जो ट्रिप्सिनोजन एंजाइम है ये अग्नाशय से आ रहा है। जो ट्रिप्सिनोजन सक्रिय एंजाइम ट्रिप्सिन में बदलेगा। अब ये ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करेगा, इस काइमोट्रिप्सिनोजन को सक्रिय काइमोट्रिप्सिन में बदलेगा। प्रोटियोज, पेप्टोज तथा पॉलीपेप्टाइड पर ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन पीएच 7 पर इन सभी को छोटी पॉलीपेप्टाइड डाइपेप्टाइड में परिवर्तित कर देंगे। जो छोटी पॉलीपेप्टाइड है उस पर कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंजाइम कार्य करेगा और एमिनो अम्ल डाइपेप्टाइड में परिवर्तित कर देगा। इलेस्टेज की सहायता से भोजन में उपस्थित इलास्टिन तंतुओं का पाचन ग्रहणी में स्टार्च का आधे घंटे में पाचन हो जाता है। पाचीकृत वसा लाइपेज एंजाइम द्वारा वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल्स में परिवर्तित हो जाती है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड इनका भी पाचन होता है। स्टार्च, डीएनए, आरएनए, डीएनए का पाचन आरएनए का पाचन राइबोन्यूक्लियेज, डीएनए का पाचन डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज के द्वारा होगा और दोनों ही पाचन द्वारा न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं, जो कि छोटी आंत में एंटेरोसाइट सेल और इनमें निम्न अभिक्रिया होती है। सुक्रोज का जब पाचन होगा तो ग्लूकोज तथा माल्टोज में परिवर्तित हो जाएगी। माल्टोज का जब पाचन होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, और लैक्टोज ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में परिवर्तित हो जाएगी। और इसमें से याद रखना सुक्रोज अनअपचयक शर्करा है। इसमें से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखना अंतिम। पाचीकृत वसा ये क्या करती है, वसा को वसीय अम्ल प्लस 2 मोनोग्लिसराइड में परिवर्तित करती है। विटामिन अमाशय में औषधियों का अवशोषण होता है। वर्धांत्र में जल अवशोषण, विटामिन के का अवशोषण। वसा में घुलनशील 4 प्रकार की विटामिन है ए, डी, ई, के। ए को हम कहते हैं रेटिनोल, गोल्डन रस में पाई जाती है। इसकी कमी से जीरोपथेलेमिया रोग। विटामिन डी कैल्सीफेरोल, मछली का जो यकृत है उसके तेल में विटामिन डी का कार्य त्वचा निर्माण, कैल्शियम अवशोषण और इसकी कमी से रिकेटस रोग हो जाता है। विटामिन ई को कहते हैं टोकोफेरोल, एडिपोज ऊतक में इसका संचय होता है। गेहूं के अंकुर के तेल से प्राप्त और इसकी कमी से बांझपन या पैरालिसिस अंगघात। विटामिन के को हम नेप्थोक्विनोन कहते हैं। आंतर के जीवाणु इसका संश्लेषण करते हैं प्रोथोम्बरिन के निर्माण के लिए। प्रोथोम्बरिन जो कि रुधिर का स्कंदन करती है। विटामिन के की कमी से हेमोरेजिक या रुधिर स्त्राव, क्योंकि जब प्रोथोम्बरिन का निर्माण नहीं होगा तो रुधिर का स्कंदन नहीं होगा। जल में विलेयशील विटामिन विटामिन बी को थायमिन, इसकी कमी से बेरी रोग। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, कमी से किलोसिस रोग। विटामिन बी3 निकोटिनिक, इसकी कमी से प्लेग्रा रोग। विटामिन बी5 पेंटाथिनिक अम्ल, इसकी कमी से बर्निंग फिट सिंड्रोम। विटामिन बी6 पायरिडोक्सिन डर्मेटाइसिस रोग। विटामिन बी12 साइनोकोबालेमिन, इसकी कमी से परनीशिया एनीमिया रोग। एच बायोटिन, इसकी कमी से स्पेक्टल नेत्र। विटामिन बी2 फोलिक अम्ल, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक कहते हैं, इसकी कमी से सकरवी रोग और मसूड़ों में खून आना। इसके अलावा ये याद रखना नशा, अगर किसी को नशा उसको छुड़ाने के लिए विटामिन सी आवश्यक है। विटामिन ई और सी दो विटामिन ऐसे जो कि एंटीऑक्सीडेंट हैं और विटामिन सी का हमारे शरीर में संचय भी नहीं होता। समुद्री यात्रियों में विटामिन सी की कमी हो जाती है। वसा का जब पाचन होता है वसा अम्ल प्लस मोनोग्लिसराइड बनते हैं, जो कि आंतर की माइक्रोविलाई से अवशोषित होते हैं। माइक्रोविलाई से अवशोषित होकर आंतर की भित्तियों में जाएंगे।
आंतर की भित्तियों की जो कोशिकाएं होगी उसमें अंतर परदवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, जो किसे ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देगा। अब ट्राइग्लिसराइड आगे काइलोमाइक्रोन्स का निर्माण करेंगे। ये काइलोमाइक्रोन्स रुधिर वाहिनियों में चले जाएंगे। छोटी आंत में अवशोषण, छोटी आंत में अवशोषण एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, इनका 100% अवशोषण हो जाता है सक्रिय जैसे सोडियम आयनों की सहायता से। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का अवशोषण सुसदेय परिवहन द्वारा अवशोषण होता है। भोजन अवशोषण के बाद यकृत निवेका शिरा द्वारा यकृत में, यकृत निवेका शिरा का मतलब है कि भोजन जैसे ही अंतर से अवशोषण होगा उसके बाद सर्वप्रथम लीवर के अंदर ही जाएगा। तो उसकी भोजन से संबंधित कुछ रोग हैं। क्वाशियोरकोर जो कि प्रोटीन की कमी से होता है। मेरोस्मस जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो जाए तब ये मेरोस्मस रोग हो जाता है। प्लीहा या यकृत कोई हार्मोन स्रावित नहीं करता। अंधनालिका में सहजीवी पाए जाते हैं जो कि सेल्यूलोज या वसा का पाचन अंत में। फ्लोराइड की कमी से, फ्लोराइड से दांत रोग हो जाता है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है। चिंता में मसालेदार भोजन से अपाचन, मुंह में लार, आंखों के आंसू में कार्य की रोध है। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से पॉलिश किए गए चावल अफ्रीका में पाया जाता है। हाइड्रोलेजेज एंजाइम कम पीएच पर कार्य हाइड्रोलाइट।